नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों 26 अगस्त 2022 यानी रेलवे ग्रुप डी फेज 2 वाले कैंडिडेट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आज पहली शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ 26 अगस्त को 9 से 10:30 वाली शिफ्ट। इस शिफ्ट में जीके प्लस साइंस के लगभग सारे सवाल मिल चुके हैं। 45 सवाल जो पूछे जाते हैं 20 जीके के 25 साइंस के, उसमें से 43 सवाल का आंसर सहित एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर देखने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है उनके एज ए आंसर की आपको कमेंट करके बताना कितने यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। ओवरऑल आपका जो आइडिया लग रहा है, जो आपने 100 सवाल में से जो भी अटेम्प्ट किए हैं लगभग कितने कट काट के बन रहे हैं, वो थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप बता देना। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम पर अपडेट हो जाती है। टेलीग्राम चैनल जरूर लिंक से ही ज्वाइन करना आपको। सभी सवाल 100% रियल और ऑथेंटिक है, तो इस बात पर लाइक करते हुए आप वीडियो एंजॉय कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़े। उनसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं अभी भी आपके पास मौका है, जिनका नेक्स्ट आने वाले फेजेज में एग्जाम शेड्यूल होना है फेज 3, 4 वगैरह में, तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी 90 मिनट में 100 सवाल पूरे अटेम्प्ट हो पाए और एग्जाम में जो नर्वस हो जाते हो ना वो नहीं हो, सही रूप से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। अब मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर रेलवे एग्जाम तो कल आपकी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये मॉक टेस्ट सीरीज का क्या, तो टेक्स्ट बुक पर ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है सारे एग्जाम्स के। रेलवे को छोड़ दो, बाकी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं ना 980 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास वैलिडिटी में मिल जाते हैं। तो रेलवे के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं 1 ईयर में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर रहते हैं, मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। आपको एक तरीके से पूरे सवाल तो देखने ही हैं, नहीं तो इजी सवाल मिस हो जाते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की। और अभी आपके लिए मौका है टीटीजी के कूपन कोड यूज करके 20% का यहां से आप टेक्स्ट बुक से डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। पहला सवाल, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन और मिशन है, वो है हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण। ये जो टैगलाइन है, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, बेहतर शिक्षण और हर बच्चा स्कूल में, एवरी चाइल्ड इन स्कूल, ये किस संगठन का विजन है? ये है दोस्तों प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन है, इसका विजन है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है? अब शहरी क्षेत्र कौन सा होगा, तो जनगणना की परिभाषा के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया है उसे अर्बन एरिया कहेंगे, शहरी क्षेत्र कहेंगे। तो यहां पर कुछ रहते हैं, इनका मानक मापदंड रहते हैं। तो न्यूनतम आबादी, ऐसा क्षेत्र यदि इनकी न्यूनतम आबादी 5000 है, 5000 तो न्यूनतम आबादी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 75% पुरुष है ना, उनका कामकाजी आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी हो। अब कृषि कार्य नहीं हो, 75% पुरुष कामकाजी हैं, वो आबादी है गैर कृषि कार्य में होनी चाहिए 75%, और 5000 न्यूनतम आबादी। साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति हैं। 75% लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में हैं, यानी कृषि कार्य नहीं करते हैं, और 5000 उसकी टोटल कैपेसिटी है, न्यूनतम आबादी है, तो उसे आप अर्बन एरिया कह सकते हो। ये जनगणना की परिभाषा है, इसी से फैक्ट दे रखे थे, स्टेटमेंट दे रखे थे। कूट में फिर पूछा गया था कि निम्न कारक में से कौन सा शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए नहीं, इसमें था मापदंड नहीं है, तो 3 में से कोई एक रहा होगा, वो आपको करेक्ट करना। सेम डिट्टो सवाल है। अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी, तो आप कहेंगे हिंदी है। प्रथम अंग्रेजी है, सेकंड मैंड्रिन है, तीसरी हिंदी है, फोर्थ स्पेनिश है। इससे पहले आपको पूछा गया था कि विश्व में बांग्ला भाषा फोर्ब्स इंडिया के अकॉर्डिंग कितने नंबर पर बोली जाती है, तो फोर्ब्स इंडिया बांग्ला 6ठे नंबर पर थी, वैसे 7वें नंबर पर है। तो ये फोर्ब्स इंडिया का आज भी डाटा पूछा, जो अगस्त 2021 रिपोर्ट का मेंशन भी था सवाल में। किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है? एज लैंग्वेज जो सवाल की पूछी गई है उसी सेम लैंग्वेज में यहाँ पर सवाल देख रहे हो, क्योंकि आज एक कैंडिडेट ने जो जीके के सवाल हैं अच्छे तरीके से बता दिए कि इसी टाइप से पूछे गए थे। तो पटना पायरेट्स है जो 3 बार की चैंपियन है, लेकिन 2021-22 का जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है वो हार गई है। पटना पायरेट हारी तो नहीं, आप कहेंगे उप विजेता रही है। चैंपियन दबंग दिल्ली रही है, फर्स्ट टाइटल इनका है दबंग दिल्ली का, तो पहला ये प्रो कबड्डी लीग जीता है दबंग दिल्ली ने अब तक का। और मोस्ट रेट पॉइंट यहाँ पर आए हैं पवन शेरावत की। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली ये देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? नेवा कार्यक्रम जो पूरी तरह से कागज रहित विधानसभा कौन सी बनी है, तो वो नागालैंड की बनी है।
इससे पहले एक सवाल पूछा गया था एनटीपीसी 2 में कि एक तरीके से डिजिटल पूरी तरह से पेपरलेस गवर्नमेंट कौन से देश की है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो दुबई की गवर्नमेंट है पूरी तरह से पेपरलेस। ये सवाल आ चुका है सिविल 2 में। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ था, तो श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड 1974 में अहमदाबाद में हुआ था। थोड़ा इसके आंसर में डाउट है, आप कमेंट करके बताना। इसमें ऑप्शन था अहमदाबाद था, चेन्नई था, जयपुर था और वाराणसी था। तो जहाँ तक मैंने सर्च किया कि अहमदाबाद ही आ रहा है, लेकिन एज डाटा के अकॉर्डिंग पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट सवाल, कुपिका एवं श्वसन जो श्वसनिकाएं हैं, ये पहले भी सवाल बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फेट में, सेम इमेज यहाँ पर मैंने पेस्ट की है। उससे पहले आपकी पूछा गया था कुपिका से संबंधित, कुपिका की कुछ विशेषताओं का पूछा गया था और उसमें मैंने ये इमेज इंक्लूड की है। कल कोशिश करूंगा एक वीडियो डालूंगा एक्चुअल में साइंस के सवाल पूछ कहाँ से रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं है, यानी एनसीईआरटी से तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन जो एज डिट्टो सवाल है, क्योंकि डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, काफ़ी कथन स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एक से ज़्यादा कूट में कथन करेक्ट हो रहे हैं, यानी साइंस के सवाल भी मैथ्स जितना टाइम ले रहे हैं, एक तरीके से रीजनिंग जितना टाइम ले रहा है, तो वो सवाल बन कहाँ से रहे हैं कल एक वीडियो बनाऊंगा विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो आप ज़रूर देखना। जिनका भी नेक्स्ट फेजेज में एग्जाम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। उनमें से जो मैं सोर्स बताऊंगा वहां से आपको एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे, ये वादा है। तो ये डायग्राम दे रखा था कुपिका, इनमें से दोनों का दे रखा था। कुपिका था श्वसन जो श्वसनिकाएं हैं, और जो कुपिका है इनका दे रखा था ये कि कौन सी, जैसे इसका नाम ए रख दिया, इसका बी दे दिया, कौन सी कुपिका है, कौन सी श्वसनिकाएं हैं। और इनमें से ये वाली जो गुब्बारे नुमा है ये कुपिका होती है। यहाँ पर आप देखेंगे डायफ्राम, तो ये पूरा है इसका डायग्राम जिसमें ये कुपिका आपको दिख रही है, और बाकी ये भाग है, ज़रूर याद करना। कोशिश रहेगी कि एक वीडियो, क्योंकि कल और परसों 2 दिन अवकाश है ना, तो मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा करंट अफेयर्स वगैरह जल्दी लपेटे में ले ले सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगला सवाल, कार्बन के गुण संबंधित गलत कथन क्या है। ये ऑप्शन थे श्रृंखला बनाने का, अपरूपता का। श्रृंखला बनाती तभी तो कार्बन CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपेन मेथेन एथेन ब्यूटेन कितने तक चलते रहते हैं, एल्केन श्रेणी एल्किन हो गई। तो श्रृंखला बनाने का गुण होता है कार्बन का। अपरूपता भी है, कार्बन अपरूपता क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों अपरूप हैं, जैसे ग्रेफाइट है, चारकोल है, हीरा है, फुलरिन है, ये सभी। और एक था गतित्व गुण, गतित्व था एक सहसंयोजी बॉन्ड भी बनाता है, तो गतित्व वाला आंसर हो सकता है। 14वां नेशनल व्हीलचेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई है, तो ये पैरा एथलीट के लिए 14वां नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप है, ये हुई है ओडिशा भुवनेश्वर में, फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। फरवरी, मार्च और जनवरी पूरे के पूरे करंट अफेयर्स का 8 सवाल में से 5 सवाल तो इन्हीं में से मिल जाएंगे, और ये सवाल आपको ज़्यादातर जो डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं ना, उन्हीं में से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, और ये एनटीपीसी शिफ्ट फर्स्ट में भी आ चुका सवाल है। यदि आप एनटीपीसी शिफ्ट फर्स्ट के 5320 क्वेश्चन की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो 133 पारियों के इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट साइट, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल वेबसाइट की लिंक मिलेगी, डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको देखना किस प्रकार डाउनलोड करनी है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप उसको बोलते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ग्रुप डी 2018 में एक सवाल था, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी के बनते हैं, तो वो 38 अणु बनते हैं। नेक्स्ट सवाल, अविभाजित कोशिका में डीएनए किसका घटक है। अविभाजित में डीएनए होता है ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का बना होता है। गैर विभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद रहता है, और इसमें धागे जैसी संरचनाओं का उलझा हुआ एक द्रव्यमान स्ट्रक्चर रहती है, उस रूप में देखा जाता है। विभाजित होने के बाद सही रूप आता है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो गैर विद्युत ऋणी तत्व कौन सा, सबसे अधिक गैर विद्युत ऋणी, गैर नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत ऋणी, सबसे अधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट आपको पूछा है तो फोन आपको पता ही होगा, फोन होता है सबसे ज़्यादा, फोन यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के दौरान 21A जो नया आर्टिकल ऐड किया गया है, इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है, तो वो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार ये इंक्लूड हुआ है। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से आ चुका है। तो सिरका, टमाटर, जब आपको एक सवाल पूछा गया था कि नेटल के डंक में कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। सवाल था मेथेनोइक अम्ल किस में होता है, तो नेटल का डंक था जो
इसी प्रकार उसमें मैंने बताया था, तो आज डायरेक्टली पूछा है टमाटर। टमाटर मैंने कहा ओके टमाटर, ओके टमाटर यानी ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में, और संतरा में होता है सिट्रिक, और नींबू में भी सिट्रिक होता है। और आपको पूछा है सिरका विनेगर होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, और इमली में होता है टार्ट्रिक, टारी टारी इमली। मेथेनोइक चींटी के डंक में फॉर्मिक मेथेनोइक कहेंगे, नेटल के डंक में मेथेनोइक है। अगला सवाल, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या, हाइड्रोजन के जुड़ना है अपचयन हो जाएगा, क्या अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है CuSO4, तो MgSO4 बनता है और Cu अलग हो जाता है, इस टाइप से रिएक्शन बनती है। तो यहाँ पर MgCO को प्रतिस्थापित कर पाता है, क्योंकि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आप देखेंगे तो ऊपर आता है, पोटेशियम आएगा, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कॉपर काफ़ी नीचे रहता है। तो जो अभिक्रियाशील ज़्यादा है वो कम वाले को इजीली प्रतिस्थापित कर देगा, तो अभिक्रियाशील मैग्नीशियम ज़्यादा है तो कॉपर को यहाँ पर प्रतिस्थापित करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। Mg का कलर भूरा हो जाता है, सल्फेट हल्के नीले रंग में बदल जाता है। जो सवाल आपके साइंस के पूछ रहे हैं इस प्रकार डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल आ रहा है इस प्रकार, और इसमें भी आपकी ऑप्शन में था कि 1 और 2 करेक्ट है, केवल 1 करेक्ट है, 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं जो स्टेटमेंट थे, इस टाइप से घुमा जा रहा है सवाल को। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करूँ, जो शुरुआत में जो कॉपर रहता है, कॉपर सल्फेट, वो नीले रंग का रहता है, ये कॉपर सल्फेट नीले रंग का रहेगा। उसके बाद मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो ये नीला रंग फीका पड़ जाता है, मैग्नीशियम मिलाने पर ये कलर मैग्नीशियम सल्फेट बनता है जिसका कोई कलर नहीं रहता, रंगहीन। पहले ये नीला है अब रंगहीन हो गया। साथ ही साथ कॉपर, यहाँ पर कॉपर किस रंग का, भूरे रंग का। तो इनमें से कोई आपको स्टेटमेंट देखना था। सल्फेट हल्के नीले रंग में बदल जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है नीला रंग, ये करेक्ट दिख रहा है मेरे को, एक तरीके से रंगहीन हो जाता है ये। मैग्नीशियम का कलर भूरा नहीं होता, कॉपर का भूरा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, इन विच ईयर वी सेलिब्रेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष सभी को पता होगा 2019 में काफी चर्चा में रहा था, हर जगह आपने होर्डिंग वगैरह देखा होगा, 150वां जयंती वर्ष 2019 में। अगला सवाल, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 3 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। इस प्रकार 4 प्रतिरोध थे जिसमें 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम को श्रेणी क्रम में है, ये आगे बैटरी से जुड़े गए थे जिसका वो विभवांतर है आपस में सिरों में, वो 6 वोल्ट का है। तो 4 प्रतिरोध जब ऐड किए गए हैं तो इनमें पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध, एक ही सवाल में 2 सवाल थे, तुल्य प्रतिरोध इन चारों को ऐड करो, यानी 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो 12 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब आपको पूछा साथ ही साथ धारा कितना, धारा है V बराबर IR, I बराबर V/R, V यहाँ पर 6 वोल्ट है, 12 टोटल तुल्य प्रतिरोध आ गया, यानी 1/2 आपकी करंट आ गई। नेक्स्ट वाले, यदि 2 प्रतिरोध R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध में आपको 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इनमें से सिर्फ R का पूछा है तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, R बराबर R1 R2 बट्टा, क्योंकि ये भी अभी तक 1/R1 है, ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1, या फिर R बराबर हो जाएगा R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, ये जो आप अभिक्रिया देख रहे हो इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस इस प्रकार करना है कि ABCD का नाम बताना था सवाल में, यानी A के स्थान पर क्या आएगा तो आप कहेंगे 3, B के स्थान पर क्या आएगा 4, और C के स्थान पर क्या आएगा 1, D के स्थान पर क्या आएगा 4, तो 3 4 1 4 है, ये सही बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको 1913 में साहित्य उनकी रचना गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला है। और अन्य भारतीय आप देख सकते हो वो किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, कब मिला है, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला फिजिक्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय नागरिक रहे हैं, मूल रूप से भी ओरिजिन रहे हैं। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, मदर टेरेसा 1979 शांति, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला है वह है मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, VS नायपाल 2001 साहित्य, वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन का 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति का 2014 में मिला था। किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है, यानी आपको छत पर वर्षा जल संचयन करना ही होगा, इस प्रकार से अनिवार्य किया है, वो तमिलनाडु ने किया है, ग्राउंड वाटर का मोरा इसके रिगार्डिंग। अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दे दिया है, अमृता देवी बिश्नोई सभी को पता होगा, प्रेस में भी आ चुका है आपके, ये राजस्थान के जोधपुर से खेजड़ी गांव है वहीं पर, तो खेजड़ी गांव का नाम खेजड़ी से ही पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। खेजड़ी जो एक वृक्ष होता है राजस्थान के जो रेगिस्तान में होता है,
हमारे गांव में भी खूब होते हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई हैं खेजड़ी, ये इस वृक्ष की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। बात है 1730 की। 12 सितंबर को जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह ने आदेश दिया है, उनका महल बनाना था लकड़ियों से, तो खेजड़ी को पेड़ों को काटने के आदेश दिए, तो इनका विरोध किया। पर्यावरण बचाने के लिए बिश्नोई समाज हमेशा आगे रहता है। तो उनकी बेटियों सहित अमृता देवी हैं वहां पर बलिदान दे दिया था। नाम था उनकी बेटियों का आसू रत्नी और भागूबाई के साथ में। 363 बिश्नोई खेजड़ी हैं, इनकी रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट सवाल, व्हाई इज कॉपर द बेस्ट चॉइस फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। तो कॉपर धातु तार है ना, वायर होता है ना, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में वायर कॉपर का होता है। कारण क्या है, एक तो इसमें जंग नहीं लगता है, कॉपर कम अभिक्रियाशीलता में थोड़ा नीचे आता है, तो ये ऑक्सीडेटिव, कम ऑक्सीडेटिव है, यानी इसका जंग नहीं लगता, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। साथ ही साथ प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता है वो चालकता के उल्टी, यानी कम प्रतिरोधकता है उन धातुओं के लिए चालकता अधिक होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रहती है। यदि अवतल लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो पावर, मैंने आपको पूछा है जब भी पावर का सवाल पूछ लें शुरुआत में सेंटीमीटर को ही हटाना है, वहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि जो पावर रहती है लेंस की डायोप्टर में, वो फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती कब होगी, जब फोकल लेंथ मीटर में दी गई हो। तो 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 25/100 करेंगे, या फिर 1/4 मीटर आप कह सकते हो। तो F के स्थान पर आपको 1/4 लिखना है, तो P बराबर उल्टा हो जाएगा जस्ट 4 डाईऑप्टर। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा वो भी देखना, क्योंकि ऑप्शन में जरूर 4 डाईऑप्टर के 2 विकल्प रहे होंगे, एक प्लस का रहा होगा, एक माइनस का रहा होगा। अवतल लेंस में याद रखना हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि उत्तल में पॉजिटिव होती है। उत्तल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, यूपी यानी उत्तल में पॉजिटिव, अवतल में फोकल लेंथ नेगेटिव, तो फोकल नेगेटिव है, यहाँ पर पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, -4 डायोप्टर। नेक्स्ट बार राज्यसभा की सीटों की जो आवंटन किस अनुसूची है, अनुसूची 4 में आपको मिलेगा राज्यसभा में या फिर राज्य परिषद में सीटों का आवंटन। तो सभी 12 अनुसूची हैं, उसमें क्या विषय है जरूर देख के जाना। अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची, 2 में विशेष शक्तियां राष्ट्रपति उनके सभी का वेतन का विवरण है, 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर शपथ और वादे, 4 में जो पूछ ही लिया है, 5 में और 6 में स्पेशल इन राज्यों का मेंशन रहता है। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है, तो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो एटीएम वाले राज्य हैं छठी अनुसूची में, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, और 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। 7वीं में संवर्ती सूची का प्रावधान जो संघ और राज्य के बीच में। भारत की आधिकारिक भाषाएं 8वीं में है। भूमि वाला, भूमि कर, रेलवे वगैरह उद्योग से संबंधित कार्य 9वीं में। और दल बदल विरोध है अनुसूची 10 में। 11 में पंचायती राज, 12 में नगर निगम। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अवतल दर्पण में आपतित किरण फोकस दूरी के समानांतर आकर उसी रास्ते में से जाती है, परावर्तन कौन। ये सवाल एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, किस टाइप से लैंग्वेज था, कमेंट सेक्शन में बताना। अवतल दर्पण से आपतित किरण फोकस दूरी है, फोकस दूरी का यहाँ पर क्या मतलब है, यही हुई। अब इसके समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के एक तरीके से समानांतर बात हो रही है, आकर उसी रास्ते से जाती है। वापस उसी रास्ते से कैसे जा रही है समझ, क्योंकि उसी रास्ते से नहीं जा पाएगी, अविलंब तो है नहीं यहाँ पर, ये अविलंब तो यहाँ पर होता, मुख्य अक्ष अविलंब है, या फिर सी से यदि प्रकाश किरण आ रही होती तो वापस चली जाती, क्योंकि अविलंब उस केस में आपका आपतन कोण शून्य रहता, जो अविलंब खुद के साथ एंगल बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा आप बताना किस टाइप से लैंग्वेज थी। एक सवाल इस टाइप से इमेज देकर पूछा गया था, XX क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम है, तो X और जब X मिल जाएंगे तो XX फीमेल, और फीमेल का X और मेल का Y मिलेगा तो वहाँ पर मेल XY। तो इस प्रकार दे रखे थे। तो संतति के लिंग का निर्धारण माता से, संतति के लिंग का निर्धारण पिता से, लड़की या लड़का होने की 50% पॉसिबिलिटी है, कोई लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। संतति का लिंग निर्धारण है वो पिता से एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि माता में दोनों ही कॉमन है, तो हो सकता है 2 विकल्प कूट में दे रखे होंगे कि 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं। इस प्रकार डी वाला ऑप्शन नहीं मिला, एक और था। चुंबकीय रेखा के बारे में गलत छांटना था, तो ये भी स्टेटमेंट से सवाल था। चुंबकीय बल रेखाओं में ये बार बार रिपीट हो रहा है कि बाहर की ओर जो दिशा रहती है वो उत्तर से दक्षिण रहती है, चुंबक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार बाहर से जाएगी तो नॉर्थ टू साउथ पोल, वापस अंदर से ऐसे आएगी साउथ टू नॉर्थ। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, और बाहर जो रेखाएं रहती हैं वो उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की ओर रहती हैं। और ये रेखाएं बंद, आप बोल रहे हो यहाँ पर ये पूरा बंद वक्र बना दिया।
जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी है, पास पास घनी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये इनकी मुख्य प्रॉपर्टी है। अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती है? अर्जुन जो पौधा है, जड़ी बूटी, उनकी छाल है वो हाइपरटेंशन ऑप्शन में था, हाई बीपी के इलाज में करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव विच एलिमेंट इज सिमिलर टू बेरिलियम, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम देखेंगे, बेरिलियम, आप ये पूरी आवर्त सारणी एनसीईआरटी में दी गई है, तो जो एलिमेंट एक ग्रुप में है वो समान प्रॉपर्टी है। बेरिलियम का यहाँ पर 8वां तत्व आ रहा है, जिस कैंडिडेट को बेरिलियम का 8वां तत्व बाद में पता था, 7 प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस किया तो 8वां मैग्नीशियम, आपस में प्रॉपर्टी समान है। इससे पहले लिथियम का पूछा गया था, सोडियम की समान थी। बोरोन का एल्यूमिनियम हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इन सभी की आपस में प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की फ्लोरीन की है, फ्लोरीन की क्लोरीन से है, सोडियम की पोटेशियम के हैं, ये भी आपस में एल्यूमिनियम की नीचे वाले सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। पहला और 8वां एलिमेंट है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, अंतिम तत्व 56वां थोरियम है, इससे भी पूछा हुआ है, ये सभी स्टेटमेंट आ चुके हैं। एड्स के इलाज में किसका प्रयोग सफल नहीं हुआ है? एड्स के इलाज में वैक्सीन एड्स की अभी तक कोई भी रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वैक्सीन नहीं है एचआईवी की, एड्स के विरुद्ध जो एचआईवी वायरस रहता है। किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? यह भी फरवरी का करंट अफेयर्स है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉप यानी आईबीएम ने बेंगलुरु में नए जो साइबर सुरक्षा हब है इसका अनावरण किया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अगर बिंब दूरी 24 है, प्रतिबिंब दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखा है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में ही आंसर करना था आपको, क्योंकि अवतल की माइनस होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बिंब दूरी है, यू हमेशा माइनस में ली जाती है, 24 सेंटीमीटर। दर्पण जब अवतल है, प्रतिबिंब कहाँ रखा है? प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर पर बन रहा है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में बिंब से आगे की ओर प्रतिबिंब बनता है कौन सी स्थिति में? जब अनंत पर आपका प्रतिबिंब होगा उस केस में फोकस पर बनता है, और जब अनंत और सी से परे रहता है उस केस में एफ और सी के मध्य बनता है, एफ और सी के मध्य। तो हो सकता है प्रतिबिंब आपका बिंब आपका सी से परे हो, तभी एफ और सी के मध्य प्रतिबिंब बना होगा। अदरवाइज यदि बिंब है वो सी पर होगा तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और जैसे ही सी और एफ की मध्य आएगा तो फिर प्रतिबिंब सी से परे बन जाएगा, और एफ पर आएगा तो अनंत पर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक आइडिया आपको लग रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सी और एफ के मध्य बन रहा है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है बिंब से। ये आइडिया लगाना है कहीं प्रतिबिंब सीधा तो न बन जाए, चौथी स्थिति में न बन जाए। चौथी स्थिति में कब बनता है? जब आपका बिंब है ना पी और एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में पीछे की साइड बनता है, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी आपको नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, v बराबर -12। तो v -12 u -24 f आप दर्पण फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f रहता है, दर्पण फॉर्मूले में प्लस रहता है, यहाँ से f की वैल्यू आपकी आ जाएगी। चुंबक का गुण क्या है? चुंबक आकर्षण भी करती है, विपरीत समान ध्रुव प्रतिकर्षण भी करते हैं। कंपास में जरूर चुंबक रहती है तभी डायरेक्शन पता चलती है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में चुंबक की जो निडल रहेगी। तो ABC तीनों करेक्ट दिख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? माजुली द्वीप असम में है। इसके अलावा उमानंदा द्वीप भी ब्रह्मपुत्र पे, और वो भारत का सबसे छोटा द्वीप है, वो भी असम में। पिकॉक आइलैंड भी गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये प्रमुख द्वीप हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व में श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण के वर्ण विक्षेपण संबंधित स्टेटमेंट थे। तो श्वेत प्रकाश किरण आई वर्ण विक्षेपण में, एक तो आपको डेविसन एंगल का पूछा जाता है, इससे पहले आ चुका है, तो डेविसन एंगल का कोई स्टेटमेंट रहा होगा, यानी एक्चुअल में ये प्रकाश किरण इस प्रकार आगे जानी चाहिए, लेकिन ये हकीकत में गई कैसे हैं वो आपको ये डेविसन हकीकत में जैसे ये गई है, तो इनके मध्य एंगल कितना है जो होना चाहिए था, डेविसन कितना हो रहा है एक्चुअल में, तो ये इसका विक्षेपण हो रहा है, विचलन हो रहा है, वो एंगल होगा डेविसन एंगल। और आप देखेंगे सबसे कम विचलन किसका हुआ है? सबसे कम ऊपर है, रेड ज़्यादा नहीं हुई और ये वायलेट बहुत नीचे आ गई। सबसे ज़्यादा मुड़ी कौन सी है उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा है, वायलेट का सबसे ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है? वेवलेंथ है वायलेट की, और सबसे अधिक किसकी है? वो जो सीधी चली गई है रेड की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टी होती है वेवलेंथ की। तो ये पूरा विबजॉर का क्रम आप देख लीजिएगा कि इसमें विक्षेपण ज़्यादा होता है। इससे पहले अपवर्तनांक का इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया था, यानी जो कलर है इनका अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक हमेशा वेवलेंथ का उल्टा होता है, यानी रेड का अपवर्तनांक सबसे कम मिलेगा और वायलेट का सबसे अधिक मिलेगा।
अगला सवाल, बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? तो वो छोड़ते हैं रंध्रों से, स्टोमेटा से छोड़ते हैं, ये ऑप्शन थे। और विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे में। नेक्स्ट यहाँ पर, व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? अच्छा सवाल पूछा गया है इकोनॉमी का। दो मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। आपको क्वालिटी का पूछा है, गुणात्मक उपाय पूछा है, किसका? क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी मेजर हैं वो चार प्रमुख मेजर बता दूं क्वालिटी वाले, वो है एक तो, वैसे आपके विकल्प में ये मोरल वाला पूछा था, यानी नैतिक दबाव है, वो ऑप्शन में था। तो जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रमुख रूप से रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट है, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट और मोरल सुशन, ये चार प्रमुख मेजर्स रहते हैं मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय में। मोरल वाला आपका विकल्प में था, आपको करेक्ट करना था, ये क्वालिटिव है। क्वांटिटेटिव मेथड की बात करूं तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स में आपकी बैंक रेट हो गई, केस रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट है, ये सभी क्वांटिटेटिव है। क्वालिटी वाले ये मैंने बताए हैं। नैतिक वाला जो ऑप्शन में था बिल्कुल सही, इसी प्रकार से सवाल था। कारखाना अधिनियम एक तो 1948 का है, बाकी इसमें संशोधन भी काफी हुए हैं। इससे पहले पूछा गया था कितनी बार संशोधन हुए, 6 बार था। तो 156 भी अधिनियम है। इनसे कोई सवाल पूछा गया है तो स्टेटमेंट क्या था आप कमेंट में बताना। एक भारत की कोविड वैक्सीन से सवाल है, उसमें नाम भी था कंपनी का, वो क्या नाम था बताना। बाकी भारत की प्रथम कोविड स्वदेशी वैक्सीन है ये पूछा, तो कोवैक्सीन होगी भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पूछा है कि भारत की प्रथम स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, तो वो है कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन का कोड नेम है BBV152 और ये कैसी वैक्सीन है? इनएक्टिव वायरस आधारित, निष्क्रिय विषाणु आधारित वैक्सीन है। एक सवाल पूछा गया है राजस्थान के एग्जाम में कि वैक्सीन है, इसको स्टोर करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता रहती है कोविड वैक्सीन के लिए? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और 2 डोज के बीच यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन, जो कोवैक्सीन का अंतराल था वो 28 दिन था। और बाकी कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन इंडिया का है, इसलिए ले रहा हूँ। आ भी चुका सवाल कि जो जाइकोव डी वैक्सीन किसकी है? जायडस कैडिला की है। और कोविड-19 मेडिसिन एक 2DG मेडिसिन नाम से भी डीआरडीओ ने ये पाउडर तैयार किया था, डॉक्टर रेडी लैब्स के साथ मिलकर है। ये दवा नाम था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। नेक्स्ट वाले यहाँ पर चाइल्ड केयर स्कीम था, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई स्कीम थी, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। तो ये सभी सवाल आपके सामने हैं जो आज आपके 26 अगस्त 2022 फेज 2 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। सेम लैंग्वेज में लाने की कोशिश की है, एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टीटीजी के कूपन कोड यूज करना टेक्स्ट बुक में। बाय बाय।